हेलो फ्रेंड्स, कहानियाँ किस्से चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी का अगला भाग शुरू करते हैं। धनीराम एवं रधुली ने जब से बाबाओं की बात सुनी वे बहुत परेशान थे। दोनों यही सोच रहे थे कि इन बाबाओं को नंदिनी के उसके पूर्व पति और रवि के बारे में इतना सब कुछ कैसे मालूम है। जब ये उनके भूतकाल की घटनाओं के बारे में सच कह रहे हैं तो उनकी भविष्य के लिए कई बातें भी जरूर सच हो सकती हैं। दोनों अपने अपने दिमाग में यही सोचते रहते कि कैसे रवि को नंदिनी से दूर किया जाए। धनीराम ने हीरालाल को पहले ही वचन दिया था, इसलिए इस मामले में हीरालाल से कोई बात करना अब ठीक न था। कहीं हीरालाल और उसकी पत्नी मन में यह न सोचे कि धनीराम अपने वायदे से मुकर रहा है। धनीराम के मन में अब मनीराम की लंबी चौड़ी जायदाद से अधिक प्यारी रवि की जान थी। रवि की मुक्ति का उसे अब एक ही तरीका नंदिनी दिखता था कि मनीराम और कमला के द्वारा दिए गए 1 वर्ष की मोहलत किसी कारण से और आगे खिसक जाए। धनीराम और रधुली का 1 सप्ताह बड़ी कसमकस के साथ बीता। आखिर एक दिन रधुली ने धनीराम से कहा, सन्नी के पिताजी रवि की चिट्ठी आए काफ़ी दिन हो गए, क्यों न तुम ही उसके लिए चिट्ठी लिख देते। उसे चिट्ठी द्वारा बता दो कि कोई बाबा जी आए थे, वे नंदिनी के साथ तुम्हारी शादी के लिए बिल्कुल मना कर रहे थे। ऐसे में जबरन ओखली में सर देकर अपनी ज़िंदगी ना बर्बाद करो। बूढ़े धनीराम ने कहा, चिट्ठी लिखकर क्या होगा, कितनी बार उसको समझाऊं, समझाने के बाद भी क्या होता है। वह करता वही है जो उसे पसंद हो, वह तो अपनी मर्जी का मालिक है। अब तो मनीराम और उसकी पत्नी ही इस समस्या से हमें उबार सकते हैं। रधुली ने कहा, वो क्या मदद करेंगे बेचारे, उनके लड़के को तो वह चुड़ैल पहले ही उनसे दूर कर चुकी है, अब भी उनको धोखा दे रही है बेशरम। उनकी जगह मैं होती तो उसे धक्के मारकर घर से निकाल देती। धनीराम ने कहा, अपने कुल और परिवार की मर्यादा का भी तो ध्यान रखना होता है। जिसको इन बातों का ख्याल रहता है वह खून का घूंट पीकर भी यह सब सहता रहता है। यही सब उनके साथ भी हो रहा है। अभी मन में एक बात आ रही है कि क्यों न मैं खुद मनीराम जी से मिलकर उन्हें या उन दोनों बाबाओं की कही बात बता दूं। उनसे कह दूंगा कि साधु बाबा ऐसा कह रहे थे, क्या पता वे ही इस रिश्ते को तोड़ दें। रधुली बोली, हाँ यह भी सही कह रहे हो, भले आदमी होंगे तो जरूर इस बात पर सोच विचार करेंगे। अगले दिन सुबह सुबह धनीराम मनीराम से मिलने के लिए अपने घर से निकल पड़ा। सुबह के करीब 10 बजे धनीराम मनीराम के घर पहुंच गया। मनीराम घर पर ही थे, जबकि कमला और नंदिनी खेत में गए थे। दुआ सलाम करके धनीराम ने मनीराम जी का हाल चाल पूछा। इसके बाद धनीराम ने मनीराम को 2 बाबाओं के अचानक उनके घर आने की बात कही। धनीराम ने एक एक कर सारी बात मनीराम को सुनाई। मनीराम ने धनीराम से कहा, उसी रोज वे दोनों बाबा हमारे घर अचानक आए थे। शायद तुम्हें नहीं मालूम कि उनमें से वह जवान साधु ही मेरा बेटा आकाश था। वह सन्यासी बनकर अब आकाश नंद हो गया। उसके साथ बहु बुजुर्ग सन्यासी उसके गुरु थे। इससे पहले भी वे एक बार वेश बदलकर अचानक हमारे घर पहुँचे थे, लेकिन तब हम उन्हें नहीं पहचान सके थे। धनीराम ने कहा, पंडित जी, हमें तो वे दोनों तो बहुत पहुँचे हुए फ़कीर लगते थे। ऐसे बाबा मैंने आज तक अपने जीवन में कभी न देखे थे। अपनी इच्छा से कहीं भी प्रकट होकर फिर अंतर ध्यान हो जाना इस कलयुग में भी संभव है। उन दोनों को देखकर इस बात पर विश्वास हो गया। मनीराम ने धनीराम से पूछा, तुम्हारे लड़के का क्या हाल समाचार है, उसके बाद कोई चिट्ठी पत्री आई कि नहीं। धनीराम ने कहा, कोई चिट्ठी पत्री तो नहीं आई, लेकिन उसी दिन उस बूढ़े बाबा ने मुझे रवि और नंदिनी के बारे में कुछ बात बताई थी। अगर आप बुरा न माने तो मैं आपको यह बात बताना चाहता हूँ। मनीराम समझ गया कि बूढ़े साधु ने धनीराम को भी उसके बेटे और नंदिनी को सावधान करने की बात कही होगी। उसने धनीराम से कहा, कहो अपनी बात बेहिचक होकर कहो, इसमें भला बुरा मानने की क्या बात है। यदि तुम बाबाओं की बातों पर विश्वास करते हो तो अवश्य उनकी बात को कहो। इसके बाद धनीराम ने बूढ़े बाबा के द्वारा कही बातें विस्तार से मनीराम को बताई। मनीराम ने धनीराम की बातें बड़े ध्यान से सुनी और फिर अपनी बात उन्हें बताई कि हमें भी बूढ़े साधु ने यही बताया है कि हमारी बहू नंदिनी तुम्हारे लड़के रवि के साथ मिलकर हमें धोखा देना चाहती है। फिर एक लंबी सांस छोड़ते हुए मनीराम ने धनीराम से कहा,
क्या कहें पंडित जी, घोर कलयुग है कलयुग। हम जिसे अपनी बेटी समझकर उसके दुख को अपना दुख समझ रहे थे, वही हमारे साथ ऐसा छल करने जा रही थी। लेकिन बुरा करने वाले स्वयं भी कभी खुश नहीं रह सकते। मैं आज भी अपनी ओर से अपनी बहू नंदिनी के बारे में बुरा नहीं सोच सकता हूँ। जब तक उसे अपनी गलती का आभास स्वयं नहीं हो जाता, तब तक हम उससे इस बात का जिक्र भी नहीं कर सकते। अगर आपको अपने लड़के का रिश्ता उससे नहीं करना है तो यह आपकी मर्जी है। फिर भी किसी भी निर्णय पर पहुंचने से पहले तुम्हें अपने बेटे से एक बार अवश्य पूछ लेना चाहिए। पहले अपने बेटे से बात करो, तभी नंदिनी से इस बारे में कोई बात करना। इसके बाद मनीराम ने धनीराम के लिए खुद ही चाय बनाई। चाय पीकर धनीराम ने मनीराम से वापस जाने की इजाज़त मांगी तो मनीराम ने उसे ज़बरदस्ती वहीं रोक दिया। मनीराम ने कहा, बहू नंदिनी को पता चलेगा कि रवि के पिताजी यहाँ आए थे और बिना भोजन किए हुए वापस चले गए तो उसे अच्छा न लगेगा। भोजन करके आराम से चले जाना। धनीराम मनीराम की बात को टाल न सका। उसने मनीराम से कहा, पंडित जी, आप जैसा रहमदिल इंसान भी इस कलयुग में चिराग लेकर ढूंढने से भी न मिलेगा। आपके बारे में जो बुरा सोचता है, उसके लिए भी आपके दिल में इतनी हमदर्दी देखकर मैं दंग रह जाता हूँ। थोड़ी ही देर बाद कमला और नंदिनी खेत से घर पहुँच गई। इस बार धनीराम को देखकर नंदिनी बहुत अधिक खुश न थी। एक तो पूर्व में रवि की चिट्ठी और फिर कमला और मनीराम से जब नंदिनी को आकाश नंद के गुरु के साथ गांव आने की जानकारी मिली, तब से वह बड़ी परेशान थी, क्योंकि मनीराम द्वारा कमला से नंदिनी को बाबा द्वारा कही गई बातों का जिक्र न करने का वचन ले लिया गया था। फिर भी जब से नंदिनी को यह पता चला कि आकाश नंद घर आया था, वह बार बार कमला को यही कहती कि तुमने अपने बेटे से मुझे क्यों नहीं मिलवाया। इस बार मैं उनके पैरों में पड़कर उनसे सन्यासी से गृहस्थ की ओर लौट आने की गुहार लगाती। हम दोनों उन्हें समझाते तो क्या पता उन्हें हम पर तरस आ जाता। कमला बाबा चरणदास की बातों को मन ही मन याद करती तो उसे नंदिनी के षड्यंत्र से उसका पारा चढ़ जाता, लेकिन पति को दिए वचन को याद करके वह मौन रहती। नंदिनी ने धनीराम के पैर छुए तो धनीराम ने भी उसे आयुष्मती होने का आशीर्वाद दिया। इसके बाद धनीराम ने कमला को भी नमस्कार किया। भारतीय संस्कृति में अतिथि देवो भव की उक्ति को उत्तराखंड की संस्कृति में भी सिरोधार्य मानते हुए घर आए हर एक व्यक्ति के लिए भोजन पाने की व्यवस्था की जाती है। इसलिए मनीराम ने कमला से धनीराम के लिए भोजन तैयार करने को कहा। कमला और नंदिनी ने मिलकर दिन का भोजन तैयार किया। भोजन करने के बाद धनीराम वापस अपने गांव लौट आया। पैदल चलते हुए रास्ते में धनीराम सिर्फ मनीराम के बारे में ही सोचता रहा। धनीराम सोच रहा था कि ये मनीराम भी अजीब मिट्टी का बना इंसान है। इसे इस कलयुग में इसे भगवान समझ या भोला बाला मूर्ख इंसान। इसकी जगह कोई और व्यक्ति होता तो ऐसी बहू को कब का घर से निकाल कर बाहर कर देता, पर ये उसे न जाने सुधरने के कितने और मौके देंगे। सच में यह कोई पुण्य आत्मा ही है, तभी तो इसके घर ऐसे महात्मा का जन्म हुआ है। यह भी तो गर्व की बात है कि बेटा जहाँ चाहे वहाँ प्रकट हो जाता है। सुना है बड़ा तप करके ऐसी सिद्धि मिलती है। अब तो इस परिवार से बहुत संभल के चलना होगा। हे भगवान, मुझे मेरी गलती के लिए क्षमा करना। मैं भी एक दिन मनीराम की ज़मीन जायदाद के चक्कर में लोभी बन गया था। अगर मैंने उस दिन बेटे की बात को नकार दिया होता तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता, रवि भी जोगी तो बनता। आज जो थू थू हो रही है वह तो न होती। इसी सोच के साथ वह शाम को घर पहुंच गया। रधुली धनीराम का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। उसकी इस इंतजारी की दो वजह थी। रधुली मनीराम के जवाब की प्रतीक्षा तो कर ही रही थी, इसके साथ ही थोड़ी देर पहले ही पोस्टमैन ने रधुली को रवि का पत्र दिया था। इससे रधुली के मन में एक नई आस जग गई थी। धनीराम ने अपना थैला रधुली को पकड़ाया। हाथ मुंह धोकर वह घर के आंगन के किनारे बनी कनिश पर बैठकर हुक्का पीने लगा। रधुली तुरंत चाय बनाकर ले आई। चाय के साथ ही उसने रवि की चिट्ठी भी धनीराम को दी। धनीराम को भी रवि की चिट्ठी की प्रतीक्षा थी। धनीराम ने चाय पीने के बाद रवि की चिट्ठी पढ़कर रधुली को सुना दी। चिट्ठी में रवि ने लिखा था कि वह नौकरी छोड़कर घर आना चाहता है। वह खुद चंपा के घर जाकर उसे अपनी गलती के लिए क्षमा मांगना चाहता है।
रवि का पत्र पढ़कर धनीराम के क्रोध की सीमा न रही। उसने रधुली की ओर देखते हुए कहा, हे भगवान, अब तू मुझे इस लड़के से मुक्ति दे दे। मैं जितनी बात को सुधारने के लिए दौड़ा भागी करता हूँ, यह नालायक उतनी ही मूर्खता करके बात को बिगाड़ने में अपना दिमाग दौड़ाता है। बड़ी मुश्किल से बात को बिगड़ने से रोका है, अब घर आकर आग में घी डालने का काम करेगा नालायक। रधुली ने कहा, मुख से ऐसी गलत बात क्यों निकालते हो? अरे उसको कल ही चिट्ठी लिख दो कि अभी घर आने की ज़रूरत नहीं है। वास्तव में इसकी मति मारी गई है। बार बार गलती करके हमारा भी जीना मुश्किल कर रहा है। इसके बाद धनीराम का गुस्सा कुछ कम हुआ तो रधुली ने धनीराम से पूछा, आज मनीराम ने क्या कहा? धनीराम ने रधुली से कहा, मनीराम तो सच में पुण्य आत्मा है, पुण्य आत्मा। वह 2 साधु जो उस दिन हमारे घर आए थे, उनमें से एक उनका बेटा आकाशनंद था। दोनों साधु उसी दिन मनीराम जी के घर भी आए थे। इसके बाद धनीराम ने रधुली को आज की पूरी घटना विस्तार से बताई। आखिर आज की दौड़ा भागी का नतीजा भी सिफर ही निकला। अगली सुबह धनीराम ने रवि के पत्र का जवाब लिखा। पत्र लिखकर उसने रधुली को सुनाया। इस बार उसने रवि को स्पष्ट लिख दिया था, तुम्हारी गलतियों के कारण इस बुढ़ापे में हम दोनों का इलाके में मुंह दिखाना भी मुश्किल हो रहा है। गांव के माहौल से बहुत डर लगने लगा है। जिस दिन दौलत राम को यह बात पता चलेगी कि उसके बेटे की मौत के लिए तुम जिम्मेदार हो, तो वे लोग गांव में हमें चैन से न रहने देंगे। धनीराम ने पत्र में साधुओं की कही बात का जिक्र करते हुए रवि को नंदनी के साथ उसकी शादी के परिणाम की बात भी लिखी तथा उसे नंदनी से दूरी बनाने की नसीहत भी दी। इसके बाद 9 बजे वह पत्र को लेकर डाकखाने चला गया। पत्र को पत्र पेटी में डालकर वह वापस अपने घर की ओर चलने लगा। तभी पीछे से उसे किसी ने आवाज़ लगाई, धनीराम जी, बात सुनो। धनीराम ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे गोला पार का रेवाधर दिखाई दिया। रेवाधर को देखते ही उसने सोचा, अब जाने कौन सी मुसीबत आने वाली है। फिर भी उसने दिखावे के लिए उसे नमस्कार करते हुए पूछा, और सुनाइए पंडित जी, सब कुशल मंगल है? रेवाधर ने कहा, पंडित जी, बाकी तो सब ठीक है, बस जवान बेटी का दुख नहीं देखा जाता। धनीराम ने कहा, मुझे भी आपकी लड़की की बहुत चिंता है। बेचारी के साथ बहुत बुरा हुआ। इससे भी अधिक दुख की बात मेरे लिए यह है कि यह सब मेरे लड़के के कारण हुआ। रेवाधर ने कहा, जो होना था वह हो चुका। अब आपसे एक सलाह लेना चाहता था कि हम लोग दौलतराम के परिवार द्वारा हमारी लड़की की सगाई में दिए गए गहने वापस लौटाना चाहते हैं। क्या आप इस काम में मेरी मदद कर सकते हो? धनीराम ने कहा, मैं आपकी मदद तो ज़रूर करूँगा, लेकिन अभी इस घटना को शायद 3 महीने ही बीते हैं। ऐसे में यह बात दौलतराम के परिवार वालों को ठीक न लगेगी। मेरी राय से आपके लिए इस मामले में 2-3 माह और इंतज़ार करना ठीक रहेगा। रेवाधर ने कहा, आपकी बात सही है, लेकिन जब तक उनके गहने मेरी लड़की के पास रहेंगे उसका दुख और अधिक बढ़ता रहेगा। अगर हो सके तो आप एक बार उनसे इस बात का जिक्र करके देख लेना। धनीराम ने अपने सिर आई इस बला को टालने के लिए रेवाधर से कहा, ठीक है, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा। उनकी ओर से जैसा भी जवाब मिलेगा मैं आप तक यह संदेश भी भिजवा दूँगा। इसके बाद धनीराम ने राम राम कहकर उससे विदा ली। घर पहुंचकर धनीराम ने इस घटना का जिक्र अपनी पत्नी रधुली से किया। रधुली ने कहा, तुम्हारा दिमाग तो सही है, गांव का मामला है, वे लोग न जाने क्या सोचेंगे। हम पहले से ही मुसीबत में फंसे हुए हैं, इस झंझट में बिल्कुल न पड़ना। आजकल भलाई का जमाना नहीं है। धनीराम ने कहा, मैं कौन से दौलतराम से अभी पूछने ही जा रहा हूँ, बाद की बात है। कभी कहीं ऐसी बात छिड़ेगी तो मैं उनको रेवाधर का संदेश दे दूँगा। रधुली ने गुस्से में भिनभिनाते हुए कहा, तुम कौन सी मेरी बात मानोगे? फिर बेटे को दोष देते हो कि उसकी मति हरण हो चुकी है, वो भी तो तुम्हारे ही पगचीनों पर चलता है। आपको इतना भला आदमी ही बनना है तो क्यों न दामोदर की लड़की की शादी अपने लड़के से करवा देते। धनीराम ने रधुली को झिड़कते हुए जवाब दिया, तुझे तो हमेशा मेरी बातों में कमी निकालने की आदत सी है। इतनी भाग दौड़ करता हूँ, यह सब किसके लिए है? लड़के की चिंता और समाज का डर न होता तो मैं भी चुप्पी लगा के बैठ जाता, लेकिन तू है कि मेरा किया हुआ हर काम तुझे मामूली सा ही लगता है। रधुली ने सोचा,
आज बूढ़े का मिजाज कुछ गर्म लगता है, इस समय से बहस करना उचित न होगा। इसलिए वह चुपचाप रसोई घर में जाकर चाय बनाने लगी। थोड़ी ही देर में वह चाय बना लाई और उसने चाय का गिलास धनीराम को पकड़ाते हुए पूछा, क्या बात, आज तम्बाकू नहीं पी रहे हो? धनीराम ने कहा, अब दिमाग काम नहीं कर रहा है, हर रोज़ कुछ न कुछ बवाल खड़ा हो जाता है। वैसे तेरी कही हुई बात कि भला आदमी बनना ही है तो क्यों न रेवाधर की लड़की के साथ रवि की शादी की बात छेड़ दूं। सच कहूँ इस बात की ओर मेरा ध्यान अब तक गया ही नहीं था। वैसे भी उस दिन साधु महाराज ने हमें कहा भी था कि हीरालाल की बड़ी बेटी नंदनी के साथ रवि की शादी किसी भी सूरत में न करना, खतरे से खाली न होगा। मैं सोच रहा हूँ कि हीरालाल से भी एक बार इस बारे में बात कर लेता, लेकिन न जाने रवि के दिमाग में इस बार क्या खुरापात सूझ जाए, इसलिए उसकी चिट्ठी आने तक इंतजार कर लेता हूँ। अपनी बात खत्म करके धनीराम ने चाय पी और खाट में बैठकर हुक्का पीने लगा। तभी उसे दौलत राम का बेटा मोहन अपने घर की ओर आता दिखाई दिया। बंटी की मौत के बाद धनीराम दौलत राम एवं उसके परिवार के लोगों से नजरें मिलाकर बात भी नहीं कर पा रहा था। मोहन को अपने घर की ओर आता देखकर धनीराम के मन में एक नया भय व्याप्त हो गया था। उसने धीरे से रधुली से पूछा, दौलत का बेटा मोहन आज हमारे घर की ओर कैसे आ रहा है? कहीं हमारे नालायक बेटे ने उनके घर भी कोई चिट्ठी तो नहीं भेज दी? इसके बाद उसने रधुली से कहा, कोई भी बात होगी तो तुम अपने गुस्से को काबू में रखना, कहीं बात और न बिगड़ जाए। रधुली कुछ कहती इससे पहले मोहन धनीराम के पास पहुंच गया, इसलिए रधुली ने चुप रहना ही उचित समझा। मोहन ने कुछ देर तक धनीराम से इधर उधर की बातें की। धनीराम भी उसे बातचीत करता रहा। रधुली को जब माहौल कुछ ठीक लगा तो वह घर के अंदर चली गई। रधुली के जाने के बाद मोहन ने अचानक अपनी जेब से एक कागज़ का टुकड़ा निकाला, जिसे देखकर धनीराम ने घबराते हुए पूछा, यह क्या है बेटा मोहन? मोहन ने कहा, यह चिट्ठी आपके लड़के के नाम से किसी ने हमें भेजी है। इसमें कुछ ऐसी बातें लिखी हैं जिन पर हमें खुद विश्वास नहीं हो रहा है। भले ही आज बंटी इस संसार में नहीं है, लेकिन रवि और बंटी की दोस्ती पर हमें पूरा यकीन है। रवि कभी भी ऐसा नहीं कर सकता है। इस चिट्ठी में पत्र भेजने वाले ने लिखा है कि बंटी की मौत के लिए किसी हद तक मैं भी जिम्मेदार हूँ। मैं इस समय रहते यदि यह बात बता देता तो शायद बंटी की जान बच जाती, इसलिए मुझे क्षमा करना। मैं इस घटना से बहुत दुखी हूँ। इसके बाद रवि का नाम लिखा हुआ है। यह सुनकर धनीराम का दिमाग चकरा गया। उसे जिस बात का भय था, आखिर वह बात उनके मूर्ख बेटे के कारण सामने आ ही गई। फिर भी धनीराम ने इस बारे में अपनी अनभिज्ञता जताते हुए मोहन से कहा, देखो बेटा मोहन, तुम तो रवि और बंटी की दोस्ती के बारे में जानते ही हो। मुझे खुद इस घटना का बहुत दुख है कि बंटी ने बिना सोच विचार के इतना घातक कदम उठाया। सच कहूँ तो उस घटना के बाद रवि की दिमागी हालत भी कुछ ठीक नहीं है। तुमने देखा ही था कि वह बंटी की शादी के लिए घर आया था। जिस दिन उसने यह सुना कि बंटी की मंगेतर चंपा ने जहर खा लिया था, उसको इस बात का बहुत दुख हुआ। वह रात भर पागलों जैसी हरकतें कर रहा था। जब मैंने उसे डांटा तो वह दूसरे दिन सुबह घर से चला गया। मुंबई पहुंचने के बाद उसने मुझे चिट्ठी भी लिखी, यहाँ तक कि उसने चंपा के पिता रेवाधर के लिए भी एक ऐसी ही चिट्ठी लिखी थी। इस बीच उन्होंने भी उस चिट्ठी के विषय में मुझे अपने घर बुलाया था। अब तुम ही बताओ, अगर रवि ने ऐसा किया होता तो क्या वह जगह जगह ऐसी बातें लिखकर अपना गुनाह कबूलता? मैं तो खुद उसकी इस बात से बहुत परेशान होकर आज तुम्हारे घर आने ही वाला था। यह कहकर धनीराम ने रुआंसे चेहरे से मोहन की ओर देखा, जैसे वह खुद इस घटना का पीड़ित हो। मोहन ने कहा, यही बात तो हमारी समझ में भी नहीं आ रही। कहीं यह चिट्ठी मेरे माता पिता को मिल जाती तो उनके दिल में आप लोगों के प्रति जरूर वह निश्चय उत्पन्न हो जाता। मैं जरूर एक बार रवि को चिट्ठी लिखकर इस बारे में पूछूंगा कि आखिर वह इतना खतरनाक इल्ज़ाम अपने सिर क्यों ले रहा है, तभी हकीकत का पता चलेगा। धनीराम ने मौके की नज़ाकत को समझते हुए कहा, जरूर लिखना बेटा, हम तो उसे समझाते समझाते थक गए हैं। तुम उसके हम उम्र हो, क्या पता तुम्हारे समझाने से वह समझ जाए। तुमने बहुत समझदारी से काम लिया कि मुझे इस बारे में बता दिया। जब से उस नालायक की ऐसी चिट्ठी मुझे मिली, सच कहूँ मैं तो गांव के लोगों से
नज़र मिलाकर बात भी नहीं कर पा रहा हूँ। गांव की एक बात है, एक छोटी सी बात से ज़िंदगी भर की दुश्मनी खड़ी हो जाती है। हम तो ज़्यादा से ज़्यादा 10-5 वर्ष के मेहमान और समझो, बाकी तो आप लोगों ने ही आगे का सुख दुख समझना है। इसके बाद मोहन अपने घर लौट गया। फ्रेंड्स, आगे की कहानी के लिए कहानी का अगला भाग देखें।